बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अमरीकी इंतखाबात, पूरी दुनिया की नज़रें जो है उन इंतखाबात के नताइज पर लगी हुई हैं। ख़ुद अमरीकी जो मीडिया है उसके अंदर भी कभी जो बाइडन की 264 हैं, कुछ लोग 253 इलेक्टोरल वोट की बात कर रहे हैं, ट्रंप के 214 वोट हैं। बहरहाल जो ज़ाहिरी हालात हैं उसके मुताबिक जो बाइडन जो है अमेरिका के नए सदर होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो वाक़यात हैं जिस तवातुर के साथ हो रहे हैं उसमें बड़े सारे लगता है कि एडवेंचर भी सामने आएंगे, बहुत सारी और हैरत अंगेज़ वाक़यात भी जो अगले आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इन इंतखाबात के नतीजे पे जो दुनिया की सियासत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, जो पाकिस्तान है उस पर क्या असर होगा, जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं उसकी क्या जो नई डायमेंशन हैं वो होंगी, अमरीका और जो चीन के ताल्लुकात हैं उसके क्या मुस्तकबिल होगा, और फिर अफगानिस्तान के हवाले से जो अमरीका की पॉलिसी है और उस तनाजुर में जो पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस हवाले से इस सारी जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमरीका से सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब रज़ा रूमी साहब, यहाँ इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं NDU के एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट और कोर कमांडर एक्स मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा साहब। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और ज़मीर अकरम साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले रज़ा रूमी साहब अगर शॉर्टली बता दें कि अब अमेरिका में हो क्या रहा है। ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखने को मिलती थी, अब वो सारे मनाजिर अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही समझ लें कि यहाँ भी वो इदारों का जो इन्हतात है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कि अभी चूंकि ये जरा पेचीदा इलेक्शन था और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों ने पहले वोट कर दिया था या डाक से भेजा था या उन्होंने जाकर, क्योंकि यहाँ पर इजाजत दे दी गई थी कि आप पहले जो है वोटिंग कर सकते हैं, तो उससे तो तकरीबन 10 करोड़ तो वोट जो है पोलिंग के दिन से पहले ही पोल हो गए थे। अब यही मसला जो है वो आड़े आया हुआ है कि जो 2-3 रियासतें हैं जो कि मेक और ब्रेक करेंगी इस इलेक्शन में, वहां पे हनूज काउंटिंग जारी है और वो सारे फहरिस्त में है। जॉर्जिया है, निवाडा है, पेंसिल्वेनिया है, और पेंसिल्वेनिया में तो लाखों की तादाद में जो है वोट उनकी गिनती बाकी है, तो शायद वो तो एक दिन और लग जाए। लेकिन निवाडा का अगर डिसीजन आ जाता है तो फिर तो एक तरफ हो जाएगा गेम 264 के साथ, अगर 6 ऐड हो जाते हैं तो। जी, नेवाडा और एरिजोना 2 रियासतें हैं। अगर वो आज वहां पर जो बाइडन जीत जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं, तो फिर वो सदर होंगे अमेरिका के अगले, उसमें कोई फिर इबहम नहीं रहेगा। मगर मसला ये है कि एरिजोना एक ऐसी रियासत है, यूजुअली मैं ये आपको कहता चलूं कि जो डाक के जरिए वोट आते हैं वो डेमोक्रेट्स के हक में जाते हैं अमूमी तौर पर, लेकिन एरिजोना में ऐसा नहीं है। वहां पे पहले भी डाक से वोट जो है रिपब्लिकन भी भेजते थे बड़ी तादाद में, इसलिए वहां पर जो है अभी तक वो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि सारे वोट डेमोक्रेट्स को जाएंगे। तो लेकिन आज के दिन उम्मीद है कि सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाएगी अमेरिका में जो है। शॉर्टली एक और चीज कि ये अमेरिकन मीडिया में कुछ जगह पे 264, कुछ जगह 253, ये जो डिवीजन है, CNN कुछ कह रहा है, फॉक्स कुछ कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ और चीज है, ये क्या है? ये बस ये इस तरह है कि ये बहुत सारे जो ये 250 हो, 60 हो, ये सब प्रोजेक्टेड वो है, मतलब अंदाजे हैं, ये हतमी तौर पे ऑफिशियल नताइज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है ऑफिशियल देता है रिजल्ट, ये वो वाला नहीं है। ये तो इनकी अपनी मीडिया जो आउटलेट्स हैं, ये इनकी प्रोजेक्शन है, जो इनके रिपोर्टर्स मौजूद है ग्राउंड पे, वो जमा करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर मारिया, ये अब जो अमेरिकन इलेक्शन है ये माजी के मुकाबले में हट के बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये क्या इनका डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डेंट पड़ रही है, सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है, या सिर्फ एक ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी है जिसने इतना भूचाल पैदा कर दिया, ये है क्या? 2-3 महरकात हैं जो इस वक्त अमरीका में देखने में नजर आ रहे हैं। सर फहरिस्त तो ये है कि जो इक्तिसादी सूरत हाल है अमरीका की, वो इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज का चैलेंज से दरपेश है, और जो चैलेंज है वो चीन की नुक्ता नज़र से या चीन की वजह से उनके सामने मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि क्या अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के बुनियादी मफादात थे या जो अमेरिका की बुनियादी
तरजीहात थी, क्या वो मल्टीलैटरलिज्म की वजह से इफेक्ट हुई या नहीं? इस वजह से इस वक्त अमेरिका में पहली दफा कौम परस्ती जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन के उभर रही है, जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर उभरी है। और उसमें इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी दुनिया में डिप्रेशन आता है, यानी कि इक्तिसादी सूरत हाल इतनी मुनज़्ज़म नहीं होती है, इतनी बेहतर नहीं होती, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या आपको बैनुल अक़वामी अदारों को, क्या बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं या बैनुल अक़वामी जंगी उस तरह लड़नी चाहिए या नहीं। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ने जो पिछली इस सदी की जो दो अहम जंगें हैं, चाहे वो अफगान जंग या जो इराक की जो जंग है, वो उन्होंने अपने पैसों के ऊपर लड़ी। ये जो दूसरी अफगान जंग और जो दूसरी इराक की जंग जो है, जो उन्होंने अपने पैसों पर लड़ी है, उससे जो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि अमेरिकन दफाई सनत के ऊपर जो उसका मनफी असर पड़ा है, उससे अमेरिका के अंदर जो सनतकारी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे। और ट्रंप ने उस चीज़ को कैश किया और ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकन सनत को दोबारा पैदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका की जो सनत है उसको वो बरतरी हासिल करा के देंगे, जिसके तहत वो इतना अरसा दुनिया के जो अमूर हैं उनके ऊपर जो है ना सिर्फ राज करते रहे, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे काम कर सके। तो ये वो अहम चीज़ें हैं जो इस वक्त जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें फैक्टर इन कर रही हैं। और इसके साथ साथ मुंसलिक ये एक और बात भी है कि क्या जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं, जो इश्यूज़ है जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे कि इमिग्रेंट इश्यूज़, क्या ये हकीकतन अमेरिका के इश्यूज़ हैं या नहीं? तो एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में ये समझता है कि शायद ये वो मामलात हैं जो अमेरिका को बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका को अपनी तमाम सरमायाकारी, अमेरिका को अपना तमाम तर वजन इन पर नहीं डालना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ ये कि दूसरे ममालिक में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है, जो वो समझते हैं कि इस वक्त सारी तवज्जो जो है अमेरिका के अंदर होनी चाहिए। ये एक बिग मतलब एक बहुत बड़ा फ़र्क है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का, और ये उन अवामी जज्बात की अक्कासी कर रहा है जो इस वक्त अमेरिका की आवाम समझते हैं कि उनको इन चीज़ का सामना है। जनरल साहब, इसी वजह से जनरल रज़ा साहब ये फरमाइएगा कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड तादाद में वोट पड़े हैं, जो पॉपुलर वोट हैं उसका रिकॉर्ड भी टूट गया है, 7 करोड़ से ऊपर वोट जो बाइडन ले चुके हैं, जो ट्रंप साहब हैं उनके भी 6 करोड़ 80 लाख के करीब वोट हैं। इंटरेस्ट भी बड़ा है लोगों का, और लोग ज़्यादा हुए हैं इलेक्शन के ऊपर कि नहीं उनको वोट डालना है ताकि वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाए, लाताल्लुकी नहीं है जिस तरह बहुत सारे ममालिक में होती है। बात यह है कि हमें एम्फसिस रखना चाहिए कि अमेरिका में चाहे जो भी सदारती उम्मीदवार जीते, उसके जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या होने चाहिए। ठीक, मेरे ख्याल में जो भी वहाँ पे सदर बनता है, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या सीपेक की मुखालिफत में कमी आएगी। अगर जो बाइडन सदर मुंतखब हुआ है तो मेरे ख्याल में कुछ कमी आएगी। क्या FATF के जरिए से जो हमारी ब्लैक मेलिंग हो रही थी, क्या उसमें कमी आएगी? मेरे ख्याल में शायद आए अगर जो बाइडन आते हैं। कश्मीर के ऊपर जो US पॉलिसीज़ हैं उसमें शायद कुछ तब्दीली आए कि इंडिया के ऊपर इंसानी हुकूक की पामाली की वजह से शायद कुछ प्रेशर पड़ेगा, और जो उन्होंने कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में शायद उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। उनके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर उनसे शायद कुछ तस्करा होगा। इंडिया को जो है ना हथियारों की फरोख्त जारी रहेगी चाहे जो भी वहाँ पे सदर दोबारा आता है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि अफगानिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल में असरात ये होंगे कि अगर जो बाइडन साहब सदर बनते हैं तो वहाँ से जो US अफवाज की जो इनखला है उसमें शायद कुछ सुस्ती आए, क्योंकि उनको टाइम लगेगा तमाम सूरत हाल को समझने के लिए। तो जो फैसले करेंगे वो मेरे ख्याल में शायद जनवरी-फरवरी के बाद वो करेंगे। जहाँ तक मैं पेंसिल्वेनिया के स्टेट की बात करना चाहूँगा जहाँ मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है। अभी आधा घंटा पहले मैं CNN पे सुन रहा था कि पेंसिल्वेनिया में जो वोट्स बैलेट के थ्रू जो काउंट नहीं हुए थे उसके ऊपर जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ये है कि तकरीबन 77% जो है वो जो बाइडन के फेवर में आ रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया की स्टेट में अगर जो बाइडन को फतह मिलती है तो वो मेरे ख्याल में डेफिनेटली वो फिर यूनाइटेड स्टेट्स के सदर मुंतखब होंगे। एक बात मैं और बताना चाहूँ कि देखें कि जो बाइडन साहब नहायत तजुर्बाकार मेरे ख्याल में वो सदर बनेंगे, वो मतवाज़न ख्यालात के मालिक है, उनमें सियासी पुख्तगी है और उनमें प्रैक्टिकेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है।
تو میرے خیال میں جو بھی وہاں پہ نظام آئے گا، جو ورلڈ آرڈر آئے گا، جو ریجنل آرڈر آئے گا، وہ میرے خیال میں ابھی کانفرنٹیشن کے اوپر بیس نہیں ہوگا، کمپٹیشن کے اوپر ضرور اس کا بیسس ہوگا، اور کچھ اس میں کمبینیشن ہوگی کوآپریشنز کی۔ چین کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس میں میرے خیال میں زیادہ چینج نہیں آئے گا۔ اس پہ جہاں صاحب بات کرتے ہیں، کیونکہ چائنا کے ریلیشن پہ اسپیسیفک میں ضمیر اکرم صاحب کا پوائنٹ لے لوں۔ ضمیر صاحب، یہ جن تبدیلیوں کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں جنرل رضا صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں اسی طرح سے رونما ہوں گی؟ فرق ہوگا ٹرمپ کی پالیسی میں اور جو بائیڈن کی پالیسی میں؟ جی ضمیر صاحب سے میں رابطہ دوبارہ کرتے ہیں۔ جب تک میں رضا بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ پالیسی کے اندر کوئی میجر شفٹ ہوگا امریکہ کی جو پالیسی ہے اسپیشلی ٹورڈز پاکستان؟ دیکھیے، میرے خیال سے امریکہ کی پالیسی ٹورڈز پاکستان میں کوئی بڑا شفٹ مجھے نہیں لگتا۔ البتہ یہ جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کا زیادہ تجربہ ہے، نہ صرف عالمی امور میں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے پہلے ڈیل کیا ہوا ہے، کام کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل ان کے کام آئے گا۔ دیکھیے، جہاں تک ہمارے خطے کا جنوبی ایشیا کا یا مغربی ایشیا کا تعلق ہے، تو وہاں پہ امریکی جو لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور اس کے اوپر دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کھڑا کرنا ہے اور ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کو یہی خطرہ ہے کہ چین چونکہ اتنی تیزی سے ابھرتی ہوئی قوت ہے تو وہ چند ہی سالوں میں ٹوٹلی جو ہے وہ اسپیس لے لے گا۔ تو اس وجہ سے ان کی جو اپروچ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی الیکشن سے پہلے وہ جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ ان کی ملاقات بھی ہوئی، وہ ہندوستان بھی گئے، اور جو تعلقات ہیں مطلب یوزلی الیکشن سے پہلے اس طرح کی جو ڈیلز ہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک بہت کلیئر سگنل ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ جو ایک بائیڈن شاید بیلنس لے کر آئیں گے بالکل، اور جس طرح پہلے ہم نے دیکھا 2019 کے اوائل میں جب پہلے دن ہی ٹرمپ صاحب نے ٹویٹس کی بوچھاڑ کر دی پاکستان کے بارے میں، تو وہ والی چیزیں شاید آپ کو نہیں دکھائی دیں گی۔ جو انپریڈکٹیبلٹی کی بات کی جنرل رضا نے، وہ وہی بات ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی شاید جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ضمیر اکرم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا جو بائیڈن کی وجہ سے کوئی میجر پالیسی شفٹ یا پاکستان کے حوالے سے لینینسی ہوگی، یا آپ کو کچھ سختی نظر آتی ہے؟ کیا ہوگا تبدیلی؟ اگر میں جو آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی میجر شفٹ یا ایسی چینج آئے گا امریکہ کی طرف سے چین کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں۔ دیکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں گلوبل، ان سے یہ منسلک ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ امریکہ کی کئی 3 پریزیڈنٹ کے ڈیوریشن سے بڑھتی آ رہی ہے، وہ سارا اس کا جو سمت ہے، اس کی ساری وجہ جو ہے وہ چین کو اس کے مخالف ہے۔ چین کو کنٹین کرنا ہے، چین کو کنفرنٹ کرنا ہے، تو یہ پالیسی چلتی رہے گی۔ اور جس طرح سے امریکہ نے ہندوستان کو امداد دے رہا ہے، جو ان کی جوہری پروگرام کے لیے، ان کے کنونشنل پروگرام، ملٹری بلڈ اپ کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ جو بیکا کا اگریمنٹ سائن ہوا، تو یہ پروسیس امریکہ اور ہندوستان کے درمیان چلتا رہے گا۔ حالانکہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کی مدد کر رہا ہے چین کے خلاف، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہندوستان کی قابلیت ہے اور جو قابلیت اس کی بڑھ رہی ہے، وہ ہندوستان پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں محتاط رہنا ہوگا۔ اور جیسے جو میں نے پہلے آپ سے جو عرض کیا نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جیو پالیٹکس اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر منسلک ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، کشمیر کی بھی بات کر لیں گے، لیکن ہندوستان پر وہ دباؤ نہیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہندوستان اپنی جو اس کی پالیسیز ہیں اس کو وہ چینج کرے۔ ٹھیک، ڈاکٹر ماریا، اگر میں سوال رکھوں بہت سادہ سا کہ ایز اے پاکستانی نیشن یا اسٹیٹ آف پاکستان، ہمیں ٹرمپ سوٹ کرتے ہیں یا جو بائیڈن سوٹ کرتے ہیں، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟
जी डॉक्टर मारिया, आप सवाल सुन पाई हैं? चले मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो डॉक्टर मारिया से यही सवाल उनके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मारिया, ब्रेक पे जाने से कब सवाल रखा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें सूट कौन करता है? ट्रंप का दोबारा सदर बन जाना सूट करता है, या जो बाइडन जो है वो हमारे ज्यादा फायदे में होंगे, या दोनों बराबर होंगे? क्या जवाब होगा आपका? मेरे ख्याल से हमारे लिए जो बाइडन जो है बिल्कुल भी एक बेहतर पैगाम लेके नहीं आएंगे, और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो मगरबी सरहद के ऊपर जो मफरूज़ा जो बाइडन की हुकूमत या डेमोक्रेट्स ने रखा, उनके नुक्ते नज़र से पाकिस्तान वहाँ मसले का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। और उनकी तकरीबन 20 साल से जितनी भी जो सपोर्ट रही है वक्तन फ़वक्तन वो अफ़गान हुकूमत के साथ रही है, और इस वक्त भी उनका ख्याल है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ रहना चाहिए, और अभी भी वो इस बात से पूरी तरह जो है कन्विंस नहीं है कि ये एक जो पुरअमन मुज़ाकरात जिस तरह अफगानिस्तान में जिस रवश पर चल रहे हैं वो उसी तरह चलते रहें। इसके बरक्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल ये है कि उनके लिए पाकिस्तान इस वक्त एक मसले का हल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो अफवाज है वहाँ बाइज्जत तरीके से वापस अमेरिका जा सकें, और अगर वो समझते हैं कि इसके अंदर मुज़ाकरात चाहे तालिबान से करने पड़े चाहे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़े तो वो उसके लिए तैयार है। तो इस तरह से आपकी मगरबी सरहद के ऊपर सूरत हाल उतनी तेज़ी से नहीं बिगड़ेगी जितनी अगर जो बाइडन या डेमोक्रेट्स आते हैं, क्योंकि उस सूरत हाल में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का जोर बहुत ज़्यादा होगा, दहशतगर्दी की जो लहर है उसका भी पाकिस्तान को सामना हो सकता है, और इसी तरह की गैर रवायती जंग आपको देखने में नजर आएगी। इसी तरह जब आप मशरकी सरहद के ऊपर आते हैं तो यहाँ तकरीबन दोनों जो फरीक हैं वो आपको एक जैसे नजर आएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि जहाँ दफाई माहिर थे, जैसे कि आपने देखा कि अमेरिकन सदर इलेक्शन में जाने से पहले उन्होंने बीका साइन किया, यानी कि इस वक्त अमेरिकन दफाई सनत जो है पूरी तरह जो है हिंदुस्तानी दफाई सनत के साथ हम आहंगी से काम भी कर सकती है, और आइंदा मुस्तकबिल में भी अमेरिकन अफवाज हिंदुस्तानी अफवाज के साथ मिलकर मुख्तलिफ महाजों पर न सिर्फ लड़ेंगी बल्कि उसके लिए इंटरऑपरेटेबिलिटी भी उनकी बेहतर होगी। इस लिहाज से आपकी जो शुमाल है यानी कि हिंदुस्तान का जो शुमाल है उसके अंदर न सिर्फ आपको जंगी सूरत हाल का सामना रहेगा, चाहे वो कश्मीर का मामला हो चाहे वो लद्दाख का मामला हो, इसमें आप देखेंगे कि रवायती जंग का खतरा ज़्यादा होगा अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहती है। लेकिन इसके बरक्स अगर जो है डेमोक्रेट्स आते हैं तो उसमें आपको गैर रवायती अनासर या गैर रवायती जंग जो है ज़्यादा नजर आएगी, जहां आपको तिब्बत में हो सकता है सबवर्शन नजर आया, हो सकता है सिंकियांग में, लेकिन बहरहाल उन दोनों जो पार्टीज हैं वो ये समझती हैं कि जो सी पैक है अगर वो वहां से बगैर किसी तातुल के गुजरता है तो ये अमेरिका के मफाद में नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़र्क ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो डेमोक्रेट्स हैं वो हिंदुस्तान की रसाई बैन अक़वामी अदारों में ज़्यादा करेंगे, और जाहिर है अगर हिंदुस्तान की रसाई बैन अक़वामी अदारों में ज़्यादा होती है तो ये पाकिस्तान के लिए मस्बत नहीं है। ठीक बात। क्या इससे जंग के ख़तरात में कमी आएगी? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त जो अमेरिकन डिफेंस है और जो अमेरिकन ताल्लुकात हैं अमेरिकन दफाई सनत के हिंदुस्तान के, वो तकरीबन 20 साल के मुख्तलिफ माहिदों के बाद एक मुस्तहकम जगह पे मौजूद हैं, और अब वो ये समझते हैं कि रवायती और गैर रवायती दोनों जंगें लड़ने के लिए वो न सिर्फ तैयार हैं बल्कि उसके लिए वो ये काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो गैर रवायती जंग को ज़्यादा तरजीह देंगे, बैन अक़वामी अदारों को और हिंदुस्तान की उस रसाई को ज़्यादा तरजीह देंगे, तो इसलिए आपके लिए स्टेटस में ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी अगर बाइडन साहब आते हैं, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, इतनी आसानी से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। और इसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं उसके अंदर भी आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि कोई वाज़ेह सनतकारी आपको नहीं आएगी, बल्कि जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है उसके अंदर वो अपनी ज़्यादातर कोशिश जो है यूरोप के साथ करेंगे, उन तमाम ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो ये समझते थे कि वो उनके लिए एक सेंट्रल या कलीदी हैसियत रखते थे, जिसमें हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वाज़ेह हैं और एक तरह से एक जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कोई असर नई पॉलिसी नहीं वो मुमकिन नजर नहीं आता। जन साहब, ये जो डिफेंस के हवाले से जो बाइडन का स्टेटमेंट भी देख रहे थे कि जी ट्रांसपेरेंट
उनसे करेंगे डील, जो पुरानी बातें हैं, उनके जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं। तो जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो डिफेंस रिलेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनके इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, उसका क्या फ्यूचर नज़र आता है? अगर आप देखिए, जब जो बाइडन वो प्रेसिडेंट थे सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, तो आपको याद होगा उन्होंने ये कैरी लूगर बर्गमैन बिल पास करवाया था पाकिस्तान की हिमायत में। साथ साथ ये ऑन रिकॉर्ड है, जब अफगानिस्तान वहाँ पे जो बाइडन साहब गए थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट हामिद कारज़ाई ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जी आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से 50 गुना ज्यादा अहम है। तो मेरे ख्याल में वो उनको मालूम है कि पाकिस्तान की अमेरिका के लिए कितनी अहमियत है, और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं। जहाँ तक हमारी पाकिस्तान की जो मिलिट्री या सिविल असिस्टेंस है उसके बारे में मेरे ख्याल में कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस को जो हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड है, जो कि अभी तकरीबन 7 से 9 बिलियन डॉलर है, जो कि अमेरिका ने करना है, पेएबल है अभी, उसका दोबारा उनके साथ जिक्र करना चाहिए। और जो 300 मिलियन का CSF फंड सालाना आता था, वो भी अभी उनके साथ पेंडिंग है। तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम ये इश्यू मेरे ख्याल में उठाने की उनके साथ जरूरत है। साथ साथ ये मैं बताता चलूं कि जब भी ट्रेडिशनली स्पीकिंग डेमोक्रेट्स जो हैं उनका जो वीक पॉइंट है पाकिस्तान के बारे में, वो इतना कन्फ्रंटेशनल नहीं है जितना रिपब्लिकन रहा है। लेकिन एक और ये मैं बताऊं कि क्योंकि US सेनेट में रिपब्लिकन्स को अभी तक मेजॉरिटी है, तो जो बाइडन साहब जो कोई मेजर डिसीजंस हैं इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, तो वो इतनी आसानी नहीं होगी उनको साथ में, उसमें उनके लिए चेंज लाना जो है वो मुश्किल होगा। मैं इससे कुछ कहना चाहूंगी तारिक साहब। जी डॉक्टर मारी, मैं इससे कुछ कहना चाहूंगी। जी देखिए, पहली बात तो ये कि कैरी लूगर बर्गमैन एक्ट जो है पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी एक मस्बत बिल नहीं था। उसके बाद अमेरिका ने बहुत सारे मफरूजे किए। उन्होंने कहा पाकिस्तान को 36 बिलियन डॉलर दिए, फिर कहा उन्होंने पाकिस्तान को 24 बिलियन डॉलर दिए, जबकि हकीकतन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो बिल किया गया वो 13.9 बिलियन डॉलर का था, और उसमें से 9.2 बिलियन डॉलर कोलिशन सपोर्ट फंड, उसके साथ मुंसलिक बाकी पैसे थे जो अमेरिका ने आपको देने थे। ये बात कहना कि जो बाइडन साहब या डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के हक में बेहतर रहे हैं, हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या 1999 में हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन जो ये अहम ताल्लुकात की बुनियाद रखेगी, वो भी क्लिंटन के ज़माने में रखेगी, वो भी एक ऐसे टाइम पर रखेगी, और जिसको आगे लेके गई वो तमाम जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको डेमोक्रेट्स ने किए। डेमोक्रेट्स बात तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मीडिया का इस्तेमाल, जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर आवाज़ उठाना, जो पाकिस्तान के अंदर माइक्रो मैनेज करना, जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात करना कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री, पाकिस्तान के अदारे ना सिर्फ दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अदारे हैं वो जो है नाअहल और करप्शन के ऊपर बेस्ड हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं कैरी लूगर बर्गमैन एक्ट के बिल के अंदर लिखी गई थी। बाइडन साहब ने ज़रूर ये बात की कि पाकिस्तान की इमदाद की जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो सिविलियन इमदाद है वो खुद करेंगे और वो पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर नहीं करेंगे। और ऐसी सूरत हाल उन्होंने कहा इसलिए पैदा होती है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अदारे अमेरिका के एतमाद के काबिल नहीं। तो हकीकत ये है, और इस यही वजह है कि आपके ऊपर बहुत सारी शराइत लगाई गई, बाशमूल आपके एटमी प्रोग्राम पे। तो सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन से लोग बैनुल-अक़वामी सतह पे इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी या जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि हकीकतन उन्होंने आपके साथ क्या किया, किस तरह का रवैया अख्तियार किया और क्या कुछ किया। ज़मीर अकरम साहब, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात हुई थी। ये ट्रंप साहब जो अनप्रेडिक्टेबल बयानात देते थे वो हमें पॉलिटिकल फायदा तो पहुंचा जाते थे। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी मैं मसला कश्मीर हल कराऊंगा, हमने बड़े शादियाने बजाने शुरू कर दिए कि जी ट्रंप साहब ने ये बयान दे दिया है। जबकि इसके बरक्स जो डॉक्टर मारिया फरमा रही हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो तो एक वेल प्लान अपने एजेंडे के तहत तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा होगा जो कि शायद हमें सूट ना करता हो उस तरीके से, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से
हमें कोई पॉलिटिकल फायदा पहुंच जाता हो लोकल सतह पर। हेलो जी जमीर साहब। देखिए, मैं जो डॉक्टर मारिया कह रही हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मेरा अपना भी ये ख्याल है। मैं सिर्फ इस चीज को इस तरह से पेश करना चाहता हूँ कि ये कोई दुश्मनी नहीं है अमेरिका की हमारे साथ, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हालात हैं, उस हालात के तहत अमेरिका अपने मफाद को परसू कर रहा है, और वो इस मफाद को परसू करने के लिए हमारा और अमेरिका के दरमियान कन्वर्जेंस नहीं है। अगर कोई कन्वर्जेंस या टैक्टिकल लेवल पर है कि हमसे अफगानिस्तान में मदद चाह रहे हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें, उनकी एग्जिट को फैसिलिटेट करें, ये चीज़ है। लेकिन जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें हिंदुस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस है चीन के खिलाफ, और इस सूरत में हमारे लिए जो रद्द अमल हमें फॉलो करना चाहिए वो ये है कि हमें अपने चीन से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और इसके हमारे अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमें चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको अमेरिका की वजह से खराब नहीं होने देना चाहिए। जमीर साहब, जिस स्टेप पे ले गए थे, जिस नहज पे ले गए थे ट्रंप साहब चीन के साथ ताल्लुकात को, बयानबाजी, कंपनीज को बंद कर देना, अब उसमें कुछ कमी आएगी? वो चाहे वो जो शायद कमी आ जाए, लेकिन जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो है ना कि अमेरिका को जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने किसी भी कॉम्पिटिटर को, किसी भी और मुल्क को उसकी सतह का सुपर पावर बनने नहीं देना, वो ऑब्जेक्टिव अपनी जगह रहेगा। तो ये जो साउथ चाइना सी में जो कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक में जो इन्होंने अमेरिका या क्वाड्रिलैटरल अलायंस बनाया हुआ है, ये सारी चीजें जो चीन के खिलाफ कर रहे हैं वो चीजें अपनी जगह रहेंगी, उनको परस्यू किया जाएगा, और उसकी वजह से, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, उसकी वजह से हमें नुकसान इस तरह से होगा क्योंकि इस अलायंस का हिंदुस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है, पार्टनर है। तो और जो उसकी काबिलियत है जो वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसको दी जा रही है, वो काबिलियत हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। और ये जो सिफारती महाज पे जमीर साहब बाज कुछ अरसे से जो ये डिफेंसिव नजर आए हैं कश्मीर के हवाले से, अपने जो इंटरनल इनके रिफ्ट हैं उस हवाले से, वो आप समझते हैं कि आपको ये अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करेंगे, वहां उनको फायदा होगा? नहीं, मैं डेमोक्रेट्स जो हैं पब्लिकली उनको कहेंगे, प्राइवेटली भी कहेंगे कि जी आप कश्मीर के मसले को एड्रेस करें, लेकिन कोई भी अमेरिकन हुकूमत हो, ट्रंप हो, बाइडेन हो या कोई X, Y and Z हो, वो आप अगर हम समझते हैं कि वो अमेरिका जाके हिंदुस्तान को कहेगा कि जी आप यहाँ प्लेबिसिट करें और कश्मीरी अवाम को अपना हक खुदरादियत दें, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी अमेरिकी हुकूमत उसको मानने ये करने के लिए तैयार है। ये भी मैं कहूँगा कि अमेरिका कोई भी हुकूमत हो ये नहीं कहेगी कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है जो हिंदुस्तान कहना चाहता है। तो ये दोनों तरफ से वो अपनी पोजीशन को मुस्तकिम रखेंगे। ठीक। रजा रूमी साहब, ये जो अब ये इंडियन लॉबीज की बात करते हैं कि जी बहुत स्ट्रांग हैं, वो तो खैर दोनों तरफ हैं, रिपब्लिकन्स में भी हैं, डेमोक्रेट्स में भी हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ओवरऑल बिहेवियर आपको नजर आया हो जो बाइडेन की इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो टिल्ट था, ज्यादा अगर वजन था, वो किस तरफ था? देखिए, मुझे तो कोई इतना टिल्ट नहीं दिखाई दिया क्योंकि इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि खारजा पॉलिसी जो है वो उस पर बात हुई, लेकिन वो बिल्कुल भी की इशू नहीं था। इस वक्त अमेरिका के अपने जो दाखिली मसाइल हैं, खुसूसन मईशत का और कोविड-19 का जो मसला है, कल अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की वो रिपोर्ट हुई है इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो है जो माशरा भी है, मईशत भी है, वो अपने एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। और ये जो इलेक्शन भी हुआ है, ये जो वोटिंग का भी सारा सिलसिला हुआ है, इसमें फॉरेन पॉलिसी इश्यूज बिल्कुल पीछे रह गए हैं। ये बात दुरुस्त है कि इनकी बाइडेन के साथ जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनका खैर वो भारतीय उनके लिंक्स भी हैं और निजात भी हैं वो उनकी, लेकिन ये कि उनका भी जो फोकस है रहा है कैंपेन में भी,
اور آگے بھی جا کے بہت سے لوگ جو اس کی توقع بھی یا پریڈکٹ کریں وہ بھی ڈومیسٹک جو امریکن ایشوز ہیں ان کے اوپر ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں تو ان کو ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیلیور کرنا ہوگا، اور خصوصاً جو یہ معیشت کا جو حال ہے برا یہاں پر وہ اس کو فی الفور ٹھیک کرنا ہوگا۔ ٹھیک، میں جنرل صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے لاسٹ سیگمنٹ میں کہ جی آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ٹورڈز امریکہ کی طرف جو ہماری فارن پالیسی ہے، کہ کیا شارٹ ٹرم اور کیا لانگ ٹرم جو اسٹیپس ہیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکی انتخابات اس کے اثرات کے اوپر گفتگو کریں۔ جنرل رضا صاحب، لاسٹ سیگمنٹ میں اب یہ فرمائیے گا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، اگر جو بائیڈن بن جاتے ہیں نیا، اور اگر ٹرمپ بھی فرض کیا کہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے اور کوئی صورتحال میں کوئی ڈرامائی تبدیلی آ جاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ نیا ایک دور شروع ہوگا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے۔ ان میں یہ ہے کہ ہمارے جو فارن ریلیشنز ہے اس میں ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ریسیٹنگ کے دوران ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو امن ہے اس کا دار و مدار افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے حل میں ہے، وہاں کا جو پیس پروسیس ہے اس کو جو ہے مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے ساتھ، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ ریلیٹڈ ہے، وہ منسلک ہے، کیونکہ جب وہاں پہ ہمارے لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان کی توجہ جو ہے وہ ہمارے ویسٹرن بارڈر سے مبذول ہو کے ایسٹرن بارڈر میں چلی جاتی ہے، جو کہ افغان پیس پروسیس کو کوئی امداد نہیں دیتی۔ ساتھ ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں افغانستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور اگر امریکہ سی پیک کی مخالفت ختم کر دے تو افغانستان سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے، جس سے افغانستان کی جب امریکی افواج کا یا نیٹو کا انخلا ہوتا ہے تو افغانستان جو ہے وہ سی پیک سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ نے جتنے بھی نئے معاہدے کیے ہیں، جس میں سزموا شامل ہے، لیموا شامل ہے، بیکا شامل ہے، وہ ٹھیک ہے ہتھیار کی فروخت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر، اور اس میں جو روایتی ہتھیاروں کا بیلنس ہے وہ پہلے بھی خراب تھا، پاکستان کے فیور میں نہیں تھا، وہ مزید خراب ہوگا۔ تو پاکستان کو اس کے اوپر شدید جو ہے اس کو تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اس کے مدمرات کیا ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ جو ہماری سول اور ملٹری امداد تھی جو کہ ٹرمپ صاحب کے اس میں ٹائم میں ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ بحال کی جائے، اور جو ہماری جو سی ایس ایف کی پیمنٹ ہے اس کو ہمیں واپس کر دیے جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو جو ہماری سپورٹ ہے، جو ہماری گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہے امریکہ کو، اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی پھر میرے خیال میں کوشش ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ضمیر صاحب، امریکہ کے عالمی اور علاقائی مفادات اور ان مفادات کے تناظر میں جو ہے وہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں امریکہ کو کہنی چاہیے وہ ضرور کہنی چاہیے، اور ہم کہتے بھی رہے ہیں، اور آگے جا کے ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ باتوں کا اثر کیا ہوگا۔ ٹھیک بات، اور میرے اپنے خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم یہ پہلے بھی باتیں کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں آپ سے تیسری بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کا کوئی اتنا اسٹریٹجک کنورجنس آف انٹرسٹ ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ اس وجہ سے جب پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں، جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی روسیوں کے خلاف، تو وہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں مل جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی مختلف دور ہے، اس میں ہمیں نہیں ہوگا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفادات کہاں ہیں۔ ٹھیک بات، ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جہاں تک اچھے ہو سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، سی ایس ایف مانگنا چاہیے، اور باقی دوسری ساری چیزیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے افغانستان میں علاوہ اس کے۔ لیکن ہمارا جو بین الاقوامی سطح پہ جو ابھی جو سچویشن یا سیناریو بن گیا ہے، ایک نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے۔ اس کولڈ وار میں ہمارا انٹرسٹ رہتا ہے چین کے ساتھ۔
हमें किसी भी सूरत में अमेरिका की वजह से सीपैक हमारे जो स्ट्रेटेजिक चाइना के साथ पार्टनरशिप है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए उसको। और अगर अमेरिका सीपैक की मुखालफत करता है तो हमें फिर उसका मुकाबला करने की जरूरत होगी। तो ये आप उसको तो ये चीन से कुर्बत ज़मीर साहब हमें अमेरिका से दूर तो नहीं ले जाएगी मजीद? आप देखिए, आप जितना चाहें अमेरिका के करीब होना, वो अमेरिका खुद अगर आपसे करीब नहीं होना चाहता तो आप क्या कर? ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल हमें सोच लेना चाहिए कि हम हमारी सिंध कहाँ है और बिल्कुल सही, कहाँ है। बिल्कुल ठीक है। रजा रूमी साहब, कंक्लूजन रिमार्क सर, ये पूरी सूरत हाल पे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जो मुल्क होते हैं उनके मफादात होते हैं, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, मोहब्बतें नहीं होती, वो इंसानों के दरमियान होते हैं, रियासतों के दरमियान रिश्ते जो हैं। हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट जो है कि हमारी मईशत जो है वो पिछले दो ढाई साल से ज़वाल पजीर है, डूबी हुई है। पहले हम IMF के पास गए एक प्रोग्राम के लिए, अब दोबारा जा रहे हैं, वहां पे अमेरिका की चलती है। ये तल्ख हक़ाइक़ हैं। और इसीलिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की टॉप डेस्टिनेशन है अमेरिका। हमारा सारा डिस्कोर्स जो होता है ये इन मामलात के ऊपर, वो अफगानिस्तान, चूंकि वो ट्रांजैक्शन होती है अमेरिका के साथ, लेकिन बात ये कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए और अमेरिका के साथ अपनी जो तजारत है उसको फरोग देना चाहिए। माशी ताल्लुकात इस तरह के करने चाहिए कि हमें इस सोच पर आना पड़ेगा कि मईशत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और उसमें अमेरिका भी है, चीन भी शामिल है, और एक बैलेंसिंग एक्ट रख के हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे और इसीलिए हमें एक जो बहुत ही इफेक्टिव दफ्तर खारजा चाहिए और इफेक्टिव डिप्लोमेट्स चाहिए। बैलेंसिंग एक्ट इतना आसान है रजा साहब? इतना मतलब ये तो पुले सिरात है, तलवार के ऊपर से आपने गुजरना है, ये वाली सूरत है। जी देखिए, हम पहले भी गुजर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का एक रोल रहा है अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाने में भी। अगर 70s में ये किया था हमने, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हो सका, मगर फिर वो वाले जो दफ्तर खारजा मजबूत, फिर कैपेबिलिटी का इशू आ गया ना यहाँ पे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी सफारतकारी जो है और हमारी डिप्लोमेसी जो है उसको लीड लेनी चाहिए फॉरेन ऑफिस को इन मामलात के ऊपर कि किस तरह वो उसको हैंडल करते हैं। और ये किया जा सकता है क्योंकि हमारा इस वक्त अवलीन तरजीह पाकिस्तान की अपनी माशी जो है तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर हम डिपेंडेंट रहेंगे, फिर हम कभी यहाँ कशकोल उठा के कभी वहां जाएंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाली बात है ना। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले रजा साहब, जनरल रजा साहब, ज़मीर अकरम साहब और डॉक्टर मारिया हमारे प्रोग्राम में थी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।